तो देखो, बचपन में कार्टून्स देखना हम सभी को पसंद था। हम सब बस बैठ के घंटों-घंटों कार्टून देखा कर सकते थे। लेकिन क्या आज भी हम कार्टून्स देख सकते हैं? आंसर है यस। ऐसे कुछ कार्टून्स थे जो हम बचपन में देखा करते थे, तो वो ज़्यादा सेंस बनाएँगे, क्योंकि उनमें काफ़ी डीप मैसेज होता है और काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है किसी भी चीज़ के लिए, वैसे कार्टून्स को समझना। हम इसे बचपन में देखते तो थे, लेकिन हो सकता है कि हम स्टोरी को उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते थे जो कि अब समझ पाएँगे, और ऐसे ही कुछ कार्टून्स को मैं निकाल के लेके आया हूँ, जो कि आप देख सकते हो और अंडरस्टैंड ज़्यादा डीप कर सकते हो अपनी इन कार्टून के रिलेटेड। इनमें कार्टून्स हैं और मोस्टली सारे एनिमेटेड शोज़ ही हैं। तो अगर एनिमेटेड शोज़ में अभी भी आपको इंटरेस्ट है तो आप इस लिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिस्ट मैं लेके आया हूँ। तो इस लिस्ट में पहला जो नाम है वो है करेज द कावर्डली डॉग। ये शो एक हॉरर एनिमेटेड शो था, और ये मेरा बचपन में वन ऑफ द फेवरेट शोज़ था, क्योंकि इसकी जो हॉरर वाला इसका एस्पेक्ट था वो ओके ओके टाइप का नहीं था, वो काफ़ी एक्सट्रीम टाइप का था, और इसके काफ़ी सारे एपिसोड्स भी आए थे। और इस शो के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये जो शो था उसके मेकर्स का एक्चुअली ये आइडिया नहीं था कि वो इस शो को सीधा सीधा बनाएंगे। इनफैक्ट ये एक एपिसोड की तरह आया था किसी दूसरे शो में, और फिर इसका कंसेप्ट इसके मेकर्स को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस पे एक पूरा शो लेके आएंगे। तो अगर इस का आपको बैकग्राउंड नहीं पता है इस पूरी सीरीज़ का, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें एक डॉग होता है जो कि अपने मालिक के साथ रहता है, और उसके मालिक के परिवार में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, पति और पत्नी। और उसमें जो पत्नी थी वो उसको करेज नाम से बुलाती थी। अगर आपने इसका हिंदी डब देखा होगा तो उसमें उसे शेर दिल बुलाया जाता था। तो ये एक शो था जो पूरी तरह से हॉरर पर बेस्ड था, और इसमें पूरे शो में यही दिखाया जाता है कि किस तरह से उसके जो मालिक हैं वो प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, और फिर वो कुत्ता उन्हें वहाँ से छुड़ा के लाता है। तो इस डॉग की जो एडवेंचर स्टोरी है ये हमें इस पूरे शो में दिखाई जाती है। तो इसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मुझे ये शो नहीं मिला। तो देखो, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा आपको ये अगर शो देखना है आपको तो। अब इसी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है डेथ नोट का। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग एनीमे से फ़ैमिलियर हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। तो देखो, सिंपली समझा दूँ कि एनीमे एक जापानीज़ टाइप ऑफ एनिमेशन होता है, 2D एनिमेशन, और ये भी एक वही एनीमे ही है। ये कोई एनिमेटेड शो नहीं है, आप एनिमेटेड शो बोल सकते हैं। टाइप ऑफ एनिमेशन है जिसको कहते हैं एनीमे, और ये जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और फिर बहुत सारे देशों में भी इसकी पॉपुलैरिटी है। तो डेथ नोट एक एक ऐसे बोल सकते हैं कि लेजेंड एनीमे है, और ये सिर्फ एनीमे ही नहीं है, बल्कि ये वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर है इस डिकेड का, या कैसा कह सकते हैं कि पिछले डिकेड का, क्योंकि ये जो शो था वो 2007 में आया था। तो अभी से ये काफ़ी पुराना है, लेकिन ध्यान दो, मैंने इसे कहा है वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर, ना कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सस्पेंस थ्रिलर, क्योंकि ये डिजर्व करता है इस फ्रेज को अपनी पूरी स्टोरी से और अपनी पूरे सस्पेंस से। भले इसका एनिमेशन स्टाइल काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा तगड़े इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं। इनफैक्ट इसकी जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप अपने साथ किसी बच्चे को लेके बैठोगे इस पूरे शो को देखने के लिए, तो हो सकता है कि वो कुछ ना समझे, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको भी ना समझ में आए। तो आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा इस शो को सिर्फ देखने के लिए। तो देखो, डेथ नोट का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह का है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसको एक रास्ते में पड़ी हुई ऐसे ही नोटबुक मिल जाती है। अब उस नोटबुक के साथ इंटरेस्टिंग ये है कि उस नोटबुक पे जिसका भी नाम लिखा जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी 30 सेकेंड्स में। अब इसी पूरे कंसेप्ट पे ये शो इधर उधर घूमती है, और एक रोलर कोस्टर राइड पे थी है, और हर एक एपिसोड के साथ इस राइड की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी। हाँ, कुछ जगहों पे शो जो है वो स्लो हो जाता है, लेकिन 37 एपिसोड्स हैं इसके, 24 मिनट का इसका पूरा रन टाइम है हर एक एपिसोड का। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो देख लेना, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है पूरी की पूरी सीरीज़, आराम से जाके देख सकते हो। अब जो थर्ड है इस लिस्ट में, उसको देने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूँगा इस पूरे लिस्ट में, क्योंकि वो एक मूवीज़ थी और हम आज सीरीज़ की बात कर रहे हैं। मूवीज़ में भी मैं एक अलग लिस्ट ले आऊँगा, या फिर इस पार्ट को मैं काट के शॉर्ट्स में डाल दूँगा। तो ये है वो ऑनरेबल मेंशंस।
अब जो लास्ट नेम है इस लिस्ट में वो है रिक एंड मॉर्टी का। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग फेमिलियर हो इस नाम से। ये नेटफ्लिक्स का एक शो, और अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है, तो इस शो को आपको ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। आपकी एज क्या है मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये शो तभी समझ में आने वाला है जब आप एक अडल्ट हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा शो जो है वो साइंस के उस एस्पेक्ट पे घूमता है जो कि शायद बच्चे समझ भी ना पाए। जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मल्टीवर्स, सिमुलेशन चेम्बर, मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाना, एलियंस, टाइम ट्रैवल, एलियन अटैक, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ये पूरा शो अपने में कवर करता है। तो इस शो की जो बेसिक स्टोरी है वो कुछ इस तरह की है कि एक लड़का होता है जो कि अपने ग्रैंडफादर, जिसका नाम रिक होता है, उसके साथ एडवेंचर पे निकलता है और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एडवेंचर करता है। और काफ़ी कुछ है इस शो में देखने के लिए। इसके सिवाय भी जो उस लड़के का नाम है वो मॉर्टी है, और जो इसके दादाजी का नाम होता है वो रिक होता है, जिसके नाम पे ये शो बना है। और इस पूरे शो की एक खास बात मुझे लगती है कि वो जितने भी एपिसोड्स इसने अभी तक निकाले हैं उसमें से बहुत कम ही एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे एपिसोड से लिंक्ड है। तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो, नेटफ्लिक्स पे ये पूरा शो अवेलेबल है। जाओ, एंजॉय करो। थैंक यू, बाय।